ये जो ईरान में आज अब ईरान के ख़िलाफ़ वॉर जो है अमेरिका की, वो 11वें दिन में दाखिल हो गई है। ये समझ नहीं आ रहा लोगों को ईरान सर्वाइव कैसे कर रहा है, ईरान किस तरह अभी तक कायम दायम है, ईरान की मशीनरी किस तरह चल रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत होगी, उनकी रिप्लेसमेंट होगी, उनके आर्मी चीफ की शहादत होगी, उनकी रिप्लेसमेंट हो गई, उनकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा चल रहा है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ बात, आपने सुनी तो होगी कि 6 से 7 अमेरिकन फौजी जो है, अब तो 7 का है कि वो मारे गए हैं। अब वो हुआ किस तरह के इतवार की रात को, जो अभी इतवार गुजरी है 2 दिन पहले, कुवैत में जो अमेरिका की फैसिलिटी है, अमेरिका की जो बेस है, वहाँ पर एक धमाका हुआ, बहुत ज़ोरदार धमाका था। और पूरी बेस, आपको पता है अब एक जो बेस होती है मिलिट्री की बेस, वो आम बेस नहीं होती, वो कोई जिस तरह हमारे घरों की दीवारें हैं या जिस तरह हम आम प्लाजास की दीवारें वैसी नहीं होती, कॉन्क्रीट बम प्रूफ दीवारें होती हैं, उसके अंदर वो उस तरह की एक इंटरनेशनल बेस बनाई जाती है। तो इतवार की रात को कुवैत में जो अमेरिकन बेस है, उसमें एक ज़ोरदार धमाका हुआ, और वहाँ पर धुआं ही धुआं नज़र आया। ये जब सुबह तक धुआं छटा वहाँ से, तो जब तक 6 अमेरिकी फ़ौजी जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अब ये माहिरीन बड़े हैरान हुए कि यार ये ना कोई ईरान का इतना बड़ा, ईरान का एक मिसाइल है बहुत बड़ा है, उसका नाम है खरोशेर टाइप है, अगर मैं स्पेलिंग गलती बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी ये है कि वो 1800 केजी तक का जो मवाद है ना, वॉर हेड, वो अपने साथ लोड कर सकता है। तो लोगों ने समझा कि ईरान ने वो बड़ा मिसाइल जो है वो मारा है, लेकिन वो बड़ा मिसाइल नहीं था, वो कोई मिडिल रेंज मिसाइल भी नहीं था, वो मिसाइल था ही नहीं। मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि ईरान किस तरह अभी तक स्टे कर रहा है इस वॉर के अंदर। वो एक छोटा सा ड्रोन था जो आपको भी नज़र आ रहा है सामने, इसकी लागत 10,000 से 20,000 डॉलर तक की है। इसकी रेंज, इसकी जो, ये कहीं से भी मोबाइल के ज़रिए ट्रक के ऊपर मोबाइल लॉन्च पैड्स का लगा के आप किसी तरीके से भी कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी बेस नहीं चाहिए लॉन्च करने की इसको। और इसका नाम है शहीद, और ये 10,000 से 20,000 डॉलर तक का आता है। और तबाही ये जो मचाता है वो आपके सामने है, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। इसकी रेंज 600 माइल्स तक है, 111 MPH से ये जाता है। और इसकी क्वालिटी ये है कि छोटा सा ड्रोन है, लेकिन ये 50 से 90 केजी तक का मवाद जो है, वॉर हेड, ये अपने पंजों में लेके जा सकता है। इसकी मैं आपको 1 से 2 वीडियोस दिखाता हूँ जिसने किया क्या है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान 2-3 वजूहात की वजह से अभी भी सस्टेन कर रहा है इस वॉर के अंदर। उसमें एक ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो दुबई में, बहरीन में और अमेरिकन नेवी के रडार पर हमला जो किया है, उसकी जरा वीडियोस देखें आप। ये आप देख रहे हैं सामने, ये दुबई में हमले के मनाजिर हैं। छोटा सा ड्रोन है, इसने जो है ये तबाही फेर दी वहाँ जाके। इसके बाद आप देखेंगे ईरानी ड्रोन जो है ये बहरीन में अमेरिकन नेवी के रडार पर हमला करेगा। अगर आप अभी थोड़ी देर में देखें तो ये बहुत बड़ा अटैक था, क्योंकि अमेरिकन नेवी के ऊपर अटैक करना, ये आप देख सकते हैं, ये अमेरिकन नेवी पे इसी छोटे से ड्रोन का, जिसका मालियत 10,000 ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ड्रोन। और तीसरा भी आप देखेंगे कि इसी ईरानी ड्रोन ने बहरीन के दारुल हुकूमत में एक टावर ब्लॉक को निशाना बनाया और उड़ा के रख दिया। तो अब बड़ा डिलेमा है अमेरिका के लिए इस वक्त, ये आप देख सकते हैं, ये इनका अटैक। डिलेमा ये है कि ये वही ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली ईरान ने रशिया को दी थी यूक्रेन की वॉर के अंदर, और यूक्रेन ने उसके खिलाफ एक सलाहियत हासिल कर ली है उसको इंटरसेप्ट करने की। तो अब अमेरिका जो है वो यूक्रेन की खिदमत लेना चाह रहा है कि जी ये इनके इन ड्रोन से बचाया जाए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अमेरिका एक्चुअली कब इस वॉर को ख़त्म करेगा, उनके नज़दीक फतह क्या है, और वो किस मोड़ पे, किन शराइत पर आकर समझेगा कि यार अब हम फतह याब हो चुके हैं। तो मामला तो न्यूक्लियर का ही है, क्योंकि अभी जितनी इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो उसमें जिनमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स भी अमेरिका की इंटेलिजेंस के सामने आ रही हैं, जो ऑपरेशन से पहले उन्होंने की, अमेरिका का जो टारगेट है वो ईरान के पहाड़ों में एक खुफिया न्यूक्लियर इनरिचमेंट का ज़ख़ीरा है। और उसको इस तरह अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिका की जो ये जो वॉर जिन्होंने सारी स्केच की है वो देखते हैं। उनके नज़दीक ये जो स्कूबा टैंक्स होते हैं ना, जो टैंक्स होते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं गैस भी भरी होती है, इस तरह के टैंक्स हैं, कोई अराउंड 18 से 20, और इनके अंदर कम से कम 55 पाउंड ईच ऑफ दीज टैंक्स के अंदर जो है ना, ईरान ने छुपाई हुई है न्यूक्लियर यूरेनियम, जिसको आप कहते हैं। वो यूरेनियम पहाड़ों में कहीं छुपाई हुई है। अमेरिका ने हमला किया
तो इसलिए नहीं किया था कि वो यूरेनियम को तबाह कर देंगे, क्योंकि वो तो उनको समझ ही नहीं आ रही वो है किधर, वो खुफिया जगह पे है। कोई कहता है असफहान के साथ पहाड़ों के अंदर जो टनल्स है वहाँ पर है, कोई कहता है किसी और जगह पे, लेकिन उन्होंने छुपाई हुई है। ये मवाद जो है 55 पाउंड की ईच, 18 से 20 की जो इस तरह के बड़े बड़े टैंक्स हैं, ये अमेरिका और आईए जो है अमेरिकन इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इनका ये मानना है कि ये ईरान से हासिल जब तक नहीं होगी तब तक ये जंग जीती नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे ही अमेरिका यहाँ से निकलेगा इस यूरेनियम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ईरान दोबारा जो है अपना न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट प्लान शुरू कर देगा। और ये इनरिचमेंट प्लान शुरू करके वो अब तो पहले से भी ज़्यादा उसकी कोशिश होगी कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो इजराइल और अमेरिका ने इनको इस तरह का फेंटा लगाया। अगर आज ये न्यूक्लियर पावर होता तो ये इजराइल की और अमेरिका की जरूरत नहीं थी कि ये इतनी लंबी वॉर इनके साथ कर सकते। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका करे क्या। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि वो सोचते थे कि यार रजीम चेंज हो जाएगा, हम अटैक इतना कर देंगे, रजीम चेंज हो जाएगा, जो नया रजीम आएगा उनसे मुज़ाकराती इस पॉइंट पे करना है कि जनाब ये जो आपका 55 पाउंड ईच उस टैंकर के अंदर आपने रखा हुआ है, 18 से 20 टैंकर छुपाए हुए यूरेनियम इनरिचमेंट के, ये आप हमारे हवाले कर दें तो हम समझेंगे कि हम जीत भी गए, आप हमारे लिए खतरा भी नहीं रहे। हमारे से मुराद इसराइल के लिए आप खतरा नहीं रहे। वो अभी तक उल्टा हो गया हिसाब, वो रजीम उस तरह चेंज नहीं हुआ, रजीम उस तरह वीक नहीं हुआ, और जो नए मुजतबा खामनाई आए हैं उनसे अमेरिका ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि वो ये जो खुफिया न्यूक्लियर यूरेनियम है ईरान ने जो छुपाया हुआ है अपने पहाड़ों के अंदर, वो अमेरिका के हवाले कर देगा। अब दूसरी ऑप्शन, अगर ऐसा नहीं होता, अगर अमेरिका की सारी बसात पलट गई और ऐसा नहीं होता कि जी वो आके नया रजीम आए, वो सिलेंडर का मतलब ही ये है कि वो न्यूक्लियर यूरेनियम का पता आता अमेरिका को दे दे और कहेगा जनाब आप इसको ले जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेके कैसे जाता है अमेरिका, तो दूसरा तरीका तो एक ही हो सकता है, अगर ईरान नहीं मानता, उसकी हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं होती, जो कि वो नहीं हो रही, तो दूसरा तरीका है बूट्स ऑन ग्राउंड का, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। अमेरिका ने इससे पहले जब सद्दाम को हटाया बूट्स ऑन ग्राउंड में, तो वहाँ पे प्रो ईरान गवर्नमेंट ले आए। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को हटाकर तालिबान को ही इवेंचुअली हुकूमत देकर भाग गए यहाँ से। तो बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। उनकी एक पूरी जिसे आप कहते हैं मोबाइल यूरेनियम फैसिलिटी है, उनके फाइटर्स हैं, उनके स्पेशल कमांडोज हैं जो जाते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, वो वहाँ से यूरेनियम डिटेक्ट करते हैं, उनके मिलिट्री प्लेन्स आते हैं, जहाज़, बहरी जहाज़ आते हैं, उसके अंदर वो यूरेनियम को पैक करते हैं, उस जगह से उठाते और ले जाते हैं। ये सब कुछ हुआ था जब सोवियत यूनियन टूटा, तो वहाँ से भी उन्होंने कई हज़ार, 40,000 के करीब जो थे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जो है मुख्तलिफ जो मुल्कों में सोवियत यूनियन डिवाइड हो चुका था, ब्रेक हो चुका था, वहाँ से इस तरह ही उन्होंने कैप्चर किया था। तो अगर अमेरिका को ये यूरेनियम नहीं मिलता तो अमेरिका की सारी वॉर एफर्ट फेल है। इसलिए अमेरिका आप देखें बार बार चाहता है कि उसकी मर्जी की ऐसी गवर्नमेंट आए ईरान के अंदर जो इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म कर दे और अमेरिका को हैंड ओवर कर दे। अमेरिकी कमांडोज आएँ जो कि मोबाइल यूरेनियम एक्शन के तहत जो है सब यूरेनियम को ईरान से ले जाए, ताकि इसराइल के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा ना रहे। इसी जंग से जुड़ी हमारी ऑयल की प्राइस का मसला है। हमारे साथ जो आज लोग मौजूद हैं उनसे बात करके देखते हैं, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसमें अगली जंग वहाँ जा रही है। फ्रांस जो है अमेरिका की उसके अंदर सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है अपना, वो इस वक्त भेज रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर, जो वहाँ पर जाके कह रहा है कि जी मैं ईरान के जितना भी नेवी और जो उनका कंट्रोल है उसको मैं उड़ा के रख दूँगा। ये आपके सामने नज़र आ रही होगी ऑयल की ट्रैफिक जो इससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर थी, जब ईरान ने पाबंदी नहीं लगाई थी। आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितनी बड़ी ये मूवमेंट हो रही थी, और आज जो है जब ऑयल जो है उसकी मूवमेंट रुक गई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि अब जो है ऐसा ऐसा स्लो डाउन होते होते स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वहाँ पर ऑयल और गैस सप्लाई हो ही नहीं रही दुनिया को। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है। मेरे साथ मिफ्ताह इस्माइल साहब, राना एहसान अफजल खान साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद है, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं जॉन हुसैन साहब जो हमारे तेहरान से जर्नलिस्ट है उनसे बात कर रहे थे। जॉन साहब, ये जो नया चेंज आई है वहाँ पर, लोगों ने तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मनाई, लेकिन एक अपोजिशन भी तो है जो अब ये कह रही है कि जिस मौरूसियत शाह ऑफ ईरान के ख़िलाफ़ इमाम खुमैनी इनकलाब लेकर आए, वही मौरूसियत जो है वो अब नज़र आई है कि आयतुल्ला खामनाई की जगह आयतुल्ला खामनाई के बेटे आ गए। और किस हद तक आपको लगता है कि ये टफ वॉर का मैसेज दिया ईरान ने उनको लगा के? कमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मौरूसियत की जहां तक बात रही, पहली ये बात तो ये है कि मौरूसियत नहीं है, क्योंकि अगर मौरूसियत होती पहले ही दिन आयतुल्ला खामनाई जब शहीद हुए, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को नामजद कर देते, और स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर जहां पे कोई सुप्रीम लीडर नहीं था। 8 दिन बगैर किसी सुप्रीम लीडर के ये मिलिट्री और पॉलिटिकल कमांड चली है। और ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, इसको बार बार निशाना बनाया गया इसराइल और अमेरिका की तरफ से, और जाहिर ऑब्जेक्टिव यही था ताकि नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट ना हो। और हमने देखा कि जिद में
कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा खमनाई ना आए, तो यहाँ की जनरल अवाम है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में, जो जनरल अवाम है, उन्होंने जिद में इस बात को कबूल किया है, ऑपोजिशन के लोगों ने भी, कि ठीक है ये ट्रंप कह रहा है कि ये नहीं आएंगे तो इन्हीं को आना चाहिए। जहां तक दूसरी बात रही, ये मुश्तबा खामनाई का जो एक्सपीरियंस है, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्सपीरियंस पर्सन है पूरे कंसिडरेशन में, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके कंसिडरेशन में। हसन खुमैनी भी थे उसके अंदर, कोई बैलेट तो नहीं डालता, कोई टिकट तो नहीं डालता, लेकिन उनका भी नाम आ रहा था, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। मुश्तबा खामनाई की 17 साल की उम्र में उन्होंने जंग लड़ी, वो एक वॉर हीरो हैं। उसके साथ साथ उनकी ना सिर्फ मुज्तहिद होने के नाते इल्मी जो पूरी है वो कंप्लीट है, 17 साल उन्होंने पढ़ाया भी मदारस के अंदर, बल्कि एट द सेम टाइम ही इज एन एक्सपर्ट इन 3 टॉपिक्स: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इकोनॉमी। मुश्तबा खामनाई की जो एक्सपर्टीज है स्टडी की, वो रेजिस्टेंस इकोनॉमी के अंदर है, एंड ही इज द मोस्ट फिट पर्सन। अगर उनकी ये बात हटा दें कि वो बेटे हैं या नहीं है, अगर ये बात हटा दी जाए और अगर सारे लोगों में देखें लाइक्लीहुड में, तो मेरिट के हिसाब से सबसे ज्यादा आई थिंक चांसेस मुश्तबा खामनाई के ही थे। और मैं पहले से बताता हुआ आ रहा था सबको कि लाइक्लीहुड मुश्तबा खामनाई की ही है, तो ये मौरूसियत नहीं है, सिस्टम ने उनको इलेक्ट किया है। सेकेंडली, अगर बात करें कि वो किस तरह के मिजाज के हैं, तो ही इज वेरी रेवोल्यूशनरी एंड ही विल कंटिन्यू, अभी तक वो कंटिन्यू करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई रुकेंगे। आपने देखा कि जो वेव आई आज सुबह जो गई, वो काफी खतरनाक तरीके से गई, ग्रेट पावर को रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक अभी नजर आ रहा है कि जो बुत थे वो टूट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बुत तो सर टूट रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अली साहब बुत तो टूट रहे हैं, लेकिन ट्रंप नहीं टूट रहा। और मुझे लगता है कि जब तक वो न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर यूरेनियम ईरान से ले नहीं लेगा, जाएगा नहीं। और दूसरा, ट्रंप इस तरह भी नहीं टूट रहा कि फ्रांस को तो साथ में ला लिया हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो फ्रांस का इतना बड़ा बहरी बेड़ा जा रहा है, वहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा वहाँ जा रहा है, और जहाँ पर बजक वक्त 40 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स जो है वो वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं अटैक, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने जा रहा है। और अमेरिका भी कह रहा है कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलूंगा। तो जंग तो अब शिफ्ट हो रही है आई थिंक स्टेट ऑफ हॉर्मस की तरफ और बढ़ रही है। आपको ऐसा ही लगता है सर, जब तक ये मामला जो है? बहुत शुक्रिया कमरान साहब। देखें, मोहम्मद अली फ्रांस साहब जवाब की देंगे, बराह रास्त जो फ्रांस की बराह रास्त फौजी शमूलियत अगर इस तनाज़े में होती है, तो इसके मैं 3 मुहर्रिकात देखता हूँ। पहली बात यह है कि जो ट्रंप साहब हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ा अहम मजमून शाया हुआ है कि जो अहम तरीन और करीब तरीन सदर ट्रंप के जो मुशीर हैं, वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप एग्ज़िट स्ट्रेटजी डेवलप करें, क्योंकि आप इस जंग में फंस गए हैं और आप विक्ट्री डिक्लेयर करके अब निकलने की कोशिश करें। तो ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं समझता हूँ फ्रांस भी ये कैलकुलेट कर रहा है कि अमेरिका के साथ साथ उसको ख़ुद भी, आप जानते हैं कि हिस्ट्री में फ्रांस एक मेजर प्लेयर मिडल ईस्ट में रहा है और वो अपने आप को रीअसर्ट करना चाहता है अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के मुतबादिल के तौर पे भी। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो अगर मिलिटरीली बात की जाए तो संजीदा एतबार से जो फ्रांस का बहरी बेड़ा है उसकी ये सलाहियत नहीं है कि वो गल्फ ऑफ हर्मस को आज़ाद करा सके या बहाल करा सके। सर वो तो जा रहा है। वजह बुनियादी तौर पे कामरान साहब, मोहम्मद अली भाई, वो तो जा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ क्यों ऐसा। मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इंसानियत की तारीख में जो सबसे ताकतवर तरीन बहरी बेड़ा है वो इस वक्त अमरीकी बहरी बेड़ा है, जो यूएसएस फोर्ड और यूएसएस जो अब्राहम लिंकन की शक्ल में मौजूद है। लेकिन जब ईरान ने उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की ड्रोन्स और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से, तो उनको भी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो फ्रांस का बहरी बेड़ा है जिसमें ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सलाहियत नहीं रखता कि वो गल्फ ऑफ हर्मस को वो बहाल करा दे। और मैं आखिरी बात करना चाहता हूं कि गल्फ ऑफ हर्मस को बंद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए तो वो सिर्फ ईरानी जो है वो माइन कर दें तो वो बंद हो जाएगी। तो क्या माइन से वो आके लड़ाई करेंगे? वो नहीं, माइन करते क्या मतलब, जरा लोगों को समझाएं। माइन करते से क्या मतलब सर? भाई माइन कहते हैं जिस तरह
आबी सुरंग कहते हैं उसको, जिस तरह लैंड माइंस होती हैं इस तरह सी माइंस भी होती ठीक है। हैं। वो समुंदर में भी बहरी जो माइंस डाल दी जाती हैं कि कोई भी जहाज आता है उससे टकराता है और वो गर्क हो जाता है। और ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुरानी पहली है। जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में भी यूज होती रही है। ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आप दोस्त जो गाजी 1971 की जंग में हादसे का शिकार हुई थी, वो भारतीय माइन से ही टकराई थी। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये काम करती है। मैं बुनियादी बात ये कर रहा हूं कि ये ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जनाब हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, अरबों को एक अश्योरेंस देना चाह रहे हैं, और वो अरबों को, मैं इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा हूं कि अरबों को फ्रांस ये सिग्नल देना चाह रहा है कि देखें अमेरिका तो आपके दिफा के बजाय इसराइल के दिफा के लिए खड़ा हुआ है, तो मैं आ रहा हूं आपकी मदद के लिए, ताकि मुझे एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग और ज्यादा कॉन्फिडेंट पावर के तौर पे देखें, क्योंकि अमेरिका तो सिर्फ इसराइल का दिफा कर रहा है, तो मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत के लिए। ये पीआर एक्टिविटी है अरबों के साथ, आपको लगता है पोस्चर को सामने ला रहा है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जी ऐसे ही है। आप दोनों जरा मेरे साथ ही रहिएगा। जिस पेशेंस से बाकी लोगों ने आपको सुना, मैं चाहता हूं आप बाकी हमारे दो गेस्ट को भी सुने, जॉन भाई और सैयद मोहम्मद अली साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब, सर स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गई, बिलियंस ऑफ बैरल का पता नहीं कितना बैरल तेल आया करता था, एशिया को जाया करता था, ज़्यादा एशिया को जाता था, यूरोप को कम जाया करता था, वो रुक गया, गैस रुक गई। मिफ्ता भाई, ये कोई हुकूमत जो हमारे कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं जनाब राना एहसान अफजल खान साहब, ये कोई इतनी बेरहम बेहिस जालिम हुकूमत तो नहीं है कि इसने जानबूझ के बेचारी ने इतना पेट्रोल बढ़ा दिए। तो बेचारे बड़े मजलूम लोग हैं, इन बेचारों ने तो अपनी कैबिनेट की कटौतियाँ डाल दी, अपनी तनख्वाहें जो है वो पता नहीं 2-2 महीने की छोड़ रहे हैं, अपने पर्क से प्रिविलेज छोड़ रहे हैं। मिफ्ता भाई, क्या खून पिएंगे अब आप शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के वज़रा और कोऑर्डिनेटर्स का? क्या करें वो मेरे भाई? ये तो ईरान ने जादू चलाया हुआ है जो वॉर के चक्करों में उन्होंने बंद की है। मिफ्ता भाई बताएं, क्या करे ये हुकूमत? खून दे अपना, जान दे, गुर्दा दे, क्या दे? सर मैं तो इस हुकूमत को कोई मशवरा नहीं दे सकता हूँ। मेरी क्या औकात है कि इस हुकूमत को मशवरा दूँ? ये जहाज़ों में फिरने वाले लोग हैं सर, प्राइवेट जहाज़ों में फिरने वाले लोग हैं, इनको हम क्या दे सकते हैं मशवरा? गुजारिश ये है कि जो वहाँ तक कीमत बढ़ाने की बात थी, अगर उस पर एक सेकंड बात करके फिर आगे चलता हूँ। कीमत बढ़ाने की बात थी, उस पर तो हमने कोई बहस नहीं करी। हमने कहा कि कीमत तो बढ़ानी चाहिए। मेरी सिर्फ इस्तदा इतनी थी कि ये कीमत जो है ये आप बढ़ा के गवर्नमेंट की जेब में रख लेते, ना कि कंपनियों की जेब में डाल देते। भाई इतनी सी बात थी। और ये जितनी भी बातें करते हैं कि नहीं कंपनियों को हमने कोई फ़ायदा नहीं किया, इस ऑब्वियसली फ़ायदा दिया है। देखें कामरान भाई, जब इन्वेंट्री महंगी हो रही होती है, चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, तो जो पिछला माल आपके पास पड़ा होता है उसका नफ़ा होता है। जब चीज़ें सस्ती हो रही होती हैं, जो पिछला माल पड़ा होता है उसमें नुकसान होता है। ये हमेशा से होता रहा है, ये अब भी होता रहा। अब पहली तारीख को एक में आपने प्राइस सेट करी 15 दिन की, लेकिन 7 तारीख को आप बीच में आ गए कि शॉर्टेज हो रही थी। ये बात ठीक थी यहाँ तक, लेकिन 7 को आप टैक्स बढ़ा देते तो शॉर्टेज फिर भी ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने हुकूमत की तरफ से हमारे आवाम के ऊपर बोझ डाल के आपने ऑयल कंपनीज़ को प्रॉफिट दे दिया। और इसमें ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये पहली मरतबा इस हुकूमत ने नहीं किया। पिछले साल अगर आपको याद है कि अचानक जो है इन्होंने एक फ़ैसला फरमाया था कि चीनी को बरामद कर देंगे, तो चीनी बरामद हो गई। मुझको, आपको, सबको, राना साहब को, ख़ुद को 20-50 रुपए चीनी महंगी मिलने लगी 1 किलो। हर साल पूरे साल हम लोगों ने चीनी महंगी ली। और उसके बाद वो 20 ख़ानदान जो चीनी के मिल मालकान हैं, जो कि बहुत नसीबदार हैं पाकिस्तान में, अल्लाह इनके नसीब और मज़ीद बुलंद करे, वो थोड़े से खरबपति हो गए अरबपति से। तो इस बार भी इसी तरह होगा कि जो ऑयल कंपनीज के डीलर हैं, जो ऑयल साहब एक बात बताएं, आपने बड़े प्यारे और भोले मुंह से जो है आपने इस हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी हुकूमत इतनी सफाक और इतनी मुनाफिक हुकूमत है कि इतनी दोगली और झूठी हुकूमत है। मतलब आपने ये कहा तो नहीं, लेकिन आप कहना यही चाह रहे हैं कि ये इतने फ्रॉडी है कि इन्होंने पुराने स्टॉक के ऊपर अपने प्राइवेट कंपनीज को जिसको भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए आवाम से ज़्यादा पैसे ले लिए, जबकि स्टॉक पुराना ही खरीदा हुआ है। मतलब इतने बुरे लोग भी नहीं यार। आप राना साहब को देखें, बड़े शरीफ लग रहे हैं शक्ल से भी, वैसे भी आप कह रहे हैं ये फ्रॉडी है, 2 नंबर है कि इन्होंने पुराने स्टॉक के ऊपर जो है वो कर लिया। नहीं, मैं तो परेशान होगा आपकी बात सुन के। देखिए मुझे राना साहब इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सुबह मैंने देखा था इनकी तस्वीर। और राना साहब मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत हैंडसम भी हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें तो कोई बहस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो वो भी मेरे बारे में नेक ख्वाहिशात ही रखते हैं।
लेकिन ये देखें या और ये जितने भी अल्फाज आपने मेरे कंधे पे रख के चलाएं, या आपने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए, जी मैंने चुनाव आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो ये जी मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि देखें, या तो ये बहुत बेवकूफ़ थे या फिर तो लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताएं कि इन्वेंट्री गेन्स और इन्वेंट्री लॉसेस तो हर बिजनेस में होते हैं। आपने 15 तारीख को ये करते ना, अगर 15 दिन से 7 दिन पे गए, सही है, जिस दिन 15 दिन का पीरियड ख़त्म होता उस दिन करते। जो मैं एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ राना साहब के साथ, दीगर और अली परवेज़ के साथ, दीगर लोगों के साथ, कि भाई मैंने 15 दिन की होटल बुक कराई थी, 7 दिन बाद होटल के अंदर रश बढ़ गया तो तुमने मुझे कहा कि भाई मैं आज से प्राइस बढ़ा रहा हूँ। मैं बोलूँ यार तुम 15 को बढ़ा सकते हो प्राइस। ये बेवकूफ लोग नहीं है सर, ये बड़े सियाने हैं मिफ्ता भाई, आपको नहीं पता इनका। राणा साहब पता नहीं है, मैं तो हैरान हूँ कि आप लोगों ने, अल्लाह को भी जान देनी है यार, रमज़ान का महीना है, तजारत के भी कुछ असूल होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के इस्लाम भी ख़िलाफ़ है, हुकूमतें करनी शुरू कर दें तो यार ये कितनी ज़्यादती है। मतलब चले, हमें अंदाज़ा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हुई हुई है, वहाँ पे एक वॉर सिचुएशन है, आपको IMF से बात करनी चाहिए थी, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, उनको बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे अमेरिका ने जो ईरान पे जंग थोपी है, उसके बाद पूरी दुनिया बहरान हुआ है, हम किस तरह आवाम को हम मार तो रहे तुम्हारे कहने पे लेवी दे दे के, जो इमरान खान ने एग्रीमेंट किया था और आप लोगों ने उसको जिस तरह विरासत में लेते हैं ना औलाद को, आपने वैसे एग्रीमेंट लिया, आपने रजिस्ट नहीं किया। कम अज़ कम ये कुछ फॉरेन पॉलिसी दिखाते हैं अपनी, IMF से बात करते हैं, आपने पुराने स्टॉक के ऊपर पुरानी कीमत पर ख़रीदा हुआ आपने जो है अवाम को आप ये देखें, तो बहुत बड़ा फ्रॉड है सर। ये किस तरह बच के जाएंगे? और आप लोग रोज़े भी रखते हैं, आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं, मैं हैरान हूँ वैसे यार। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत शुक्रिया। देखें, जो तब्दीली आई है ना वो ये है कि जो फोर्टनाइटली प्राइस एडजस्टमेंट होती थी वो अब वीकली पे शिफ्ट होगी, और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हम जो फार्मूला है हमारा कि एवरेज आप प्लाट्स लेते हैं और उसके मुताबिक आपका एक्सचेंज रेट के मुताबिक आप प्राइसेस का डिटर्मन करते हैं, वो फार्मूला ठीक चलता है अगर आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस में कोई बड़ी डिस्रप्शन ना आए, कि अगर 65 का क्रूड है तो वो 66 पे 66 67 पे चला जाए या 60 पे चला जाए, तो ये फार्मूला फिर भी वर्क कर जाता है। जो आपने देखा कि इतनी मैसिव डिसरप्शन आई कि वो 95 पे चला गया, तो उसके अंदर जो OMCs हैं वो उनके लाइसेंस के तहत उन्होंने 20 दिन का स्टॉक मैंडेटरी रखना है, और वो फिर आपका ये नहीं होता कि पुराना स्टॉक है, वो स्टॉक नया आता रहता है, वो उसको रिप्लेनिश आपने करते रहते हैं। 25 रुपए लेवी क्यों बढ़ाई इस मौके पे जब अवाम मर रहे हैं, क्यों? नहीं, पहले उस पे मैं आता हूँ, पहले ये बात हो जाए। तो उसके लिए आपने जो है ये वीकली एडजस्टमेंट आप पे आ गए, वरना आपकी सप्लाई चेन डिसरप्शन आनी थी। ये एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि 15 से आप 7 दिन में क्यों आए। अच्छा, उस 7 दिन पे आने से कोई किसी को बेनिफिट नहीं हुआ, वो एडजस्टमेंट पहले हो गई और आपकी सप्लाई चेन की डिसरप्शन जो है वो अवॉइड हो गई। ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरा ये कि उन्होंने इन्वेंट्री पे बेनिफिट ले लिया। देखें, ये बिल्कुल बात दुरुस्त होती अगर 20 दिन का स्टॉक इनको मैंडेटरी, आपने 20 रुपए लेवी क्यों डाली उसमें सर? बढ़ाना ही था आपने, 20 रुपए लेवी क्यों डाली सर? उस पे मैं आता हूँ, पहले ये वाला इससे आगे समझ आ गई वो आपकी बात, वो आवाम फैसला करेगी, आप सही कह रहे हैं। जवाब है आगे आप नहीं, आखिरी बात जल्दी कर ले, आखिरी कामरान साहब, ये जरूरी है पॉइंट, देखें क्योंकि बार बार उठाया जाता है। नहीं, 20 दिन का आपकी जो इन्वेंट्री आपने रखी हुई है, ये बात दुरुस्त होती कि वो बेनिफिट कर गए कि अगर वो सस्ता स्टॉक महंगा बेच के और फिर उन्होंने स्टॉक ये 20 दिन का ना रखना होता और वो 5 दिन के स्टॉक पे आ जाते तो वो पॉकेट कर जाते हैं प्रॉफिट। लेकिन जब ये प्राइसेस रिवर्स होंगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब ये भी बात होगी, अब लेवी क्यों बढ़ाया? देखें, लेवी बढ़ाने की बड़ी सादी सी वजह है। डीजल पे 80 रुपए कीमतों का इजाफा आ रहा था, पेट्रोल पे 40 रुपए कीमतों का इजाफा आ रहा था एवरेज प्लाट्स की कीमतों के तहत। अब उसमें हुकूमत ने ये कोशिश की कि हम 80 रुपए डीजल ना बढ़ाएं, हम उस पर 20 रुपए लेवी कम कर देते हैं। हमने डीजल की लेवी 20 रुपए कम कर दी और पेट्रोल में एडिशनल 20 रुपए लेवी बढ़ा दी। वो इसलिए की क्योंकि 96% आपकी जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो आपकी ट्रांसपोर्ट। आपका पॉइंट अगर मिफ्ता साहब आपको बात समझ आई कि मुझे समझ नहीं आ सकी, वैसे मिफ्ता साहब आप कुछ समझ पाए क्या फरमा रहे हैं? आपने कोशिश ही नहीं की समझने की, वरना मैंने इतना मुश्किल काम नहीं था कामरान भाई। अब आप यहाँ अगर अपना दिमाग बंद कर लें हुकूमत के मौके पे तो ये आपकी मर्जी है। मैं देखें, मैं सारी बातें मैं देखें मैं सारी बातें राना एहसान साहब की समझ गया हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इस्तदा है, मैं आपको फिर से बड़े सिंपल उसमें बता सकता हूँ कि मेरा आपका एक 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, कोई भी चीज़ ख़रीदने का, कि मैं आपसे रोज़ आके 1 किलो सब्ज़ी ख़रीदूँगा, 1 किलो आलू ख़रीदूँगा,
और मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मैं आपसे 45 रुपये किलो आलू खरीदूंगा, ठीक है। 7 दिन बाद बाजार बढ़ जाती है, तो अब आप कहते हैं कि नहीं यार वो 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 7-7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मेरी इस्तदा ये थी कि भाई जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो उस दिन से करना, तो बीच में से क्यों शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि कामरान शायद पावरफुल है, उसने कहा नहीं मैं 8 तारीख से शुरू करूंगा, आज से नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। तो जाहिर है कि मैं तो मजबूर हूं, मुझे तो 55 रुपए पर लीटर ज्यादा देना है, मैं तो मोटरसाइकिल चलाता हूँ रोज सुबह। मिफ्ता भाई मुझे एक बात बताएं, मिफ्ता भाई ये अभी जब अभी खबर चल रही है आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $90 फी बैरल से नीचे गिर गई, 10% मजीद तेल की कीमत गिर गई है। आपको लगता है कि ये रिलीफ देंगे इस पे? भाई देखें, ये देखें, एक फार्मूले के तहत ये चलाते हैं। फार्मूला जो था वो 15-15 दिन का है, अब इन्होंने 7-7 दिन का कर लिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उस फार्मूले के तहत चलाते हैं। रिलीफ विलीफ देने की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिलीफ देने का। एक फार्मूले के हिसाब से चलाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा टैक्स इनको बढ़ाना होता है, क्योंकि एफबीआर अपने टारगेट्स पे नहीं पहुंच रहा है, तो ये थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया है। तो भाई ये अगर पेट्रोल और डीजल का भी है ना, मैं इस पे भी आम बंदा क्यों पिस रहा है सर, अगर टैक्स मिसाल दे दूं मैं आपको जी सर, मैं आपको एक मिसाल आपको दे देता हूँ। देखिए पेट्रोल बिकता है हफ्ते का 22-23 करोड़ लीटर, ठीक है, और डीजल बिकता है हफ्ते का 15 करोड़ लीटर। इन्होंने 15 करोड़ लीटर वाले पे 20 रुपए कम करे और 22 करोड़ लीटर वाले पे 20 रुपए बढ़ा दिए, तो जाहिर है कि 7 करोड़ वाले पे 20 रुपए, ठीक है। सो मतलब ये जितने सादा नजर आते हैं ना, और जितने खूबसूरत नजर आते हैं राना एहसान की शक्ल में, इतने सादे हैं नहीं सर। आप देखें राणा साहब तो शक्ल या उनकी जो वो है तो अल्लाह ने दिया, हमने उसका क्या करना है भाई। अवाम ने राणा साहब की शक्ल देख के तो नहीं रोटी खानी, या अवाम ने राणा साहब की शक्ल देख के कितने हैंडसम है तो नहीं देख रहा कि भाई घर में दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट के किराए कहाँ पहुंच गए हैं, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वो भाई आधा मेरी बात सुनो, कामरान शाहिद साहब, आधा पाकिस्तान हैंडसम देख के गया है, क्या बातें कर रहे हो यार। अच्छा वो फिर देख ले वो हैंडसम कहाँ पहुंचे और अवाम कहाँ पहुंची है। मुत्तहदा अरब अमारात से भाई तेल बरादर जहाज पहुंच गए एयरपोर्ट कासिम में, जहां तकरीबन 50,000 मेट्रिक टन खाम तेल आ गया है। दूसरा जहाज MT एक्सप्रेस 2 तकरीबन 55,000 मेट्रिक टन खाम तेल कल पहुंचेगा। तीसरा जहाज भी आ रहा है। तो पाकिस्तान में तो ऑयल आ रहा है, अब आप प्राइस कम कर दें फौरी तौर पे मेरे भाई। इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो आपकी अल्लाह ताला ने खूबसूरत मुस्कुराहट दी है राणा साहब। देखें बिल्कुल ये हुकूमत की कमिटमेंट है कामरान साहब कि अगर एवरेज प्लाट्स वही देखें, और एक और जो बात है कि फार्मूला चेंज नहीं हुआ, फार्मूला वही है, एवरेज प्लाट्स की कैलकुलेशन, और आपने प्राइस जो है उसके मुताबिक एडजस्ट करनी है। तो यही होगा कि हम जैसे ही आलमी तेल की कीमतें नीचे आएंगी तो हम उसका हफ्तेवार एवरेज उसके मुताबिक प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे। अब आपने कहा कि नीचे आ गई, देखें जब ये हमने प्राइसेस जो 7 तारीख तक थी तब मेरे ख्याल से आलमी तेल की कीमत जो थी इट वाज अराउंड 94 या 93। तो डेफिनेटली जब इससे नीचे आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आ जाएगी, और इसमें आपको कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि अब हम कर दें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। बिल्कुल ठीक। मैं चाहता हूँ आप दोनों हजरात भी मेरे साथ रहे। वापसी में जब हम आए, ब्रेक एक ले लूँ मैं, तो जॉन हुसैन साहब भी, मोहम्मद अली साहब भी इस बात पर ज़रूर बात करें कि अभी ईरान इसराइल के जो वज़ीर ख़ारजा उनका बयान चल रहा है कि हम ईरान से तवील जंग नहीं चाहते। सारा मामला ऑयल शॉयल का है तो जंग से जुड़ाना मैं चाहूँगा कि सारे इस पर बात करें, लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका के हिसाब से रिजीम नहीं आया वहाँ पर, और जो मुश्तबा खामनाई साहब हैं वो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, न्यूक्लियर प्लांट तो नहीं सॉरी न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो मटीरियल इन्होंने रखा हुआ है छुपा के पहाड़ों के अंदर, वो हैंड ओवर नहीं करते अमेरिका को। तो अमेरिका को कौन से नफलों का सवाब हुआ है जंग को करने का। और उसके बाद तो यकीनी है कि ईरान जैसे ही अमेरिका यहाँ से निकलेगा, हमले ख़त्म करेगा, ईरान की टॉप प्रायोरिटी होगी कि इस न्यूक्लियर उसको इनरिच करके न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाए। और मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कोई इससे पहले 60% तक न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट को ले जा चुके, 90% में एटॉमिक बॉम्ब बनता है, 60% पे ईरान ऑलरेडी ले जा चुकी है। जब इन्होंने ये लास्ट टाइम अटैक किया था अमेरिका ने इनके ऊपर जून 2025 के अंदर, और 60% यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब होता है उतना जितना कि हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, वो उतनी ही कैपेसिटी का था। तो एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान अगर नहीं अपना हैंड ओवर करता न्यूक्लियर मटेरियल तो फिर अमेरिका क्या करेगा, इधर जंग किसका खत्म करेगा। ब्रेक लेंगे। लो जी, वॉर जो है उसका सा नुकता मेरे नज़दीक तो न्यूक्लियर इशू है। जॉन भाई, मुश्तबा खामनाई तो नहीं लगते कि ये न्यूक्लियर यूरेनियम की कोई सुनगुन देंगे अमेरिका को, तो फिर अमेरिका के लिए फेस सेविंग क्या है इस जंग से निकलने की? वो उतनी इज्जत से अब जो कम हो गई है वो वापस चले जाए। न्यूक्लियर इशू बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, पॉलिसी यही है।
और ना इनका कोई इंटरेस्ट है न्यूक्लियर इशू के अंदर। कामरान भाई, ये तो बस सिर्फ बहाने हैं कि हम न्यूक्लियर इशू को खत्म करेंगे। फॉर्दो पे भी ड्रामेबाजी उन्होंने की, बाद में भी उन्होंने बातें की न्यूक्लियर इशू के ऊपर, लेकिन न्यूक्लियर इशू इज नॉट द मेन कंसर्न। मेन कंसर्न ये है कि ईरान का जो इस्लामी इनकलाब है और इस्लामी निजाम है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये खतरा बन चुका है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। नेतन्याहू का नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी एक दो वीडियो आ गई हैं बंकर के अंदर से कहीं से या किसी जॉन और भाई, मुल्क से। अमेरिका के लिए लेकिन इशू ये है कि अगर ये रजीम जो है, रेवोल्यूशनरी रजीम जो है, इसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स लग जाएं। ईरान का रेवोल्यूशनरी रजीम इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं है। उसका क्या खतरा है? वो अपनी जगह पे करते रहें, जितना चाहे कुम इंस्टीट्यूट को फैलाएं, जितना चाहे इंकलाब की इशाअत करें, लेकिन जो हार्ड लाइन अप्रोच है ईरान की, मैं चाहूँगा मोहम्मद अली साहब इस पर राय दें और जॉन साहब फिर दोबारा भी देंगे राय इस पर। मोहम्मद अली साहब, ये ईरान एक जिसको वो रेडिकल समझते हैं, हम समझे ना समझे, हमारे तो भाई हैं, जिसको वो इंकलाबी समझते हैं, हम समझे ना समझे, उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन का लगना ये इशू है, इंकलाबी रजीम इशू नहीं है इसराइल के लिए। व्हाट डू यू से मोहम्मद अली साहब? जी देखिए, इसमें दो पहलू हैं, एक सिफारती पहलू है और एक नज़रियाती पहलू है, और जॉन साहब शायद मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि देखें, बुनियादी तौर पे जो दूसरे रहबर थे खामेनेई साहब, अली खामेनेई साहब, उनका फतवा था एटमी हथियारों के ख़िलाफ़। अब देखना ये है कि उन्होंने जिन हालात में ये फतवा दिया था, क्या अब जो उनके साहबजादे हैं अब वो नए रहबर हैं? अब हालात मुख्तलिफ हैं और ईरान को बहुत बड़े पैमाने पे तबाही और जंग का सामना है, तो क्या वो एक नज़रसानी कर सकते हैं इस फतवे पे? एक तो नज़रियाती पहलू है। दूसरा पहलू सिफारती पहलू है कि बुनियादी तौर पे इनकी खारजा पॉलिसी के जो 3 पहलू हैं, नंबर 1 ये कि जी आपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट करनी है एज़ पर IAEA, एज़ पर सिग्नेटरी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो आपका राइट है। नंबर 2 ये कि जनाब आपने जो अमेरिका और इसराइल की इस खत्ते में बालादस्ती है उसको वो मुताहरिब क़ुव्वतों की सरपरस्ती के ज़रिए से कंटेस्ट और चैलेंज करते हैं। और तीसरी बात यह है कि वो अपना मकतब फ़िक्र भी प्रमोट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हकीकत पसंदाना बात नहीं है कि बमबारी करके आप ये खारजा पॉलिसी तब्दील कर दें। और आखिरी बात मेरी ये कि देखें, इनका मकतब फ़िक्र सोच वही है जो इनके वालिद साहब की है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इतने अपने वालिद को खोने के बाद, अपनी अहलिया को खोने के बाद, अपनी बेटी को खोने के बाद, तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं कि वो फेस सेविंग और कॉम्प्रोमाइज़ पे राज़ी हो जाएं। फेस सेविंग की ज़रूरत ट्रंप साहब को है कि वो विक्ट्री डिक्लेयर करके जल्दी से पॉइंट आ गया। मैं क्विकली सबके पास जाना चाहता हूं। गोल करें। मिफ्ता भाई, फेस सेविंग क्या है अमेरिका के लिए इधर, और न्यूक्लियर कितना रोल प्ले कर रहा है अभी भी न्यूक्लियर इशू? देखिए आज से 20 साल पहले से नेतन्याहू ये कह रहा है कि ईरान 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बम से। 20 साल से ये कह रहा है, और ईरान के पास इतनी साइंस है कि वो सचमुच 20 साल में कोशिश कर रहा होता तो बना लेता, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और गो के 60% करके रखना का कोई सेंस नहीं था। ओबामा से बड़ी अच्छी डील थी। ऑल ऑफ दिस सेड, इजराइल का मकसद ये था कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ख़त्म हो जाएं ताकि वो इनके ऊपर कभी भी अटैक ना कर सके और इजराइल जब मर्जी इनको अटैक कर दे। लेकिन ईरान ने जो दूसरी पॉलिसीज़ की हुई थी, जिसके तहत लिबिया में, यमन के अंदर, सीरिया में, दीगर जगहों पे जो इसने मिलिशियास को सपोर्ट किया, उससे अरब कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा उससे परेशान थे और उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लग रहा था। तो वो भी थोड़े से जो थे ना, वो चाहते थे कि यार थोड़ा सा ईरान जो है वो डीक्लॉट हो जाए। लेकिन अब मसला ये हो गया कि अगर आपने ईरान को इस तरह छोड़ दिया एक वुंडेड टाइगर की तरह, तो ईरान तो फिर इनको नहीं छोड़ेगा। और ईरान ने जिस हिम्मत से लड़ाई करी है, जिस हिम्मत से लड़ाई करी है, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को एक्सपेक्ट था। लेकिन ट्रंप साहब जो है ना, वो कोई भी झूठ बयानियाँ बनाने में मास्टर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 6, 8, 10 दिन अगर इस तरह की प्राइस रही ऑयल की, तो ट्रंप भी जो है वो अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढेगा। वेस्टर्न कंट्रीज भी प्रेशर डालेगी, लेकिन अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उधर भी राना साहब की तरह जिस तरह इन्होंने यहाँ पे किया है वहाँ पे भी पेट्रोल महंगा हो गया है। तो ये जो मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका कि अमेरिका के अंदर अगर अवाम की राय जो है वो खिलाफ हो गई ट्रंप के, तो वो मिड टर्म इलेक्शन हार सकता है। यहाँ राणा साहब जो है ना, पूरी खुदाई भी इनके खिलाफ हो जाए, ये बैठे हुए तो ये बैठे ही रहेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इनको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम की क्या हालत है, क्योंकि इनका अवाम से क्या ताल्लुक। क्यों जी राणा साहब, आपकी हुकूमत का अवाम से क्या ताल्लुक? सर वो कहते हैं ना सर एक गुजारिश कर दूं सर भाई, सारी खुदाई एक तरफ, वो पिंडी वाला भी एक तरफ। वाह वाह जी राणा साहब, आपका तो कोई लेना देना नहीं यार, आपका तो सेटिंग है, पहले इमरान की थी। नहीं देखें, ये आप और इमरान एक जैसे हैं। देखें बात ये कि नहीं, देखें बात ये है कि अमेरिका
इस हद तक फंस चुका है कि अब उनको कोई रास्ता निकालना है, कोई बयानिया निकालना है कि वो इस कशीदगी को किसी तरीके से अपनी फेस सेविंग कर सके। ट्रंप ऑन रिकॉर्ड है ये कहने में कि खमीनी जो मुज्तबा खमीनी है वो उनको काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब वो आ चुके हैं। ये भी ऑन वो रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने पहली टेयर हुकूमत की उड़ा दी, दूसरी टेयर हुकूमत की उड़ा दी, लेकिन उसके बावजूद ईरान का जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस है, वो आज भी कायम दायम है। तो ये ऑब्वियसली इतने ट्रंप के खिलाफ नैरेटिव होगा। न्यूक्लियर पे क्या कहानी? आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रंप के इतने मदा है कि वो ट्रंप को बुला बुला के कहता है कि शहबाज शरीफ साहब आप वो बात करें ज़रा, वो जो आपने मुझे अलहदगी में की थी। फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आप अमन का पीस नोबेल प्राइज का मैंने रेकमेंड किया था, आपने जंगे रुकवाई, आप जैसा तो प्रेसिडेंट को आप ना मिफ्ता इस्माइल के चक्रों में आप आके आप ना ट्रंप की इतनी तारीफ करें, लेने के देने ना पड़ जाए मेरे भाई। हाँ नहीं देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो खत लिखा है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद द ईरानियन गवर्नमेंट। तो ईरान हमारा अच्छा साथी है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी इशू कमाल जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे जो है पीछे खड़े हुए, वरना इनके हाथ में होता तो इन्होंने ब्लंडर ही करना था सिविलियंस ने। मैं एक ब्रेक के बाद आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब लास्ट टाइम ईरान को रिलीफ दिया ओबामा ने यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर, तो ईरान ने क्या कमाल दिखाया जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक घबराया हुआ है और वो कह रहा है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मामला तो खत्म करके यहां से जाऊं तभी हम जीतेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी। देखो जी, बेसिकली लास्ट ईयर जो है ना, अमेरिका का ये एनालिसिस है, अमेरिका की इंटेलिजेंस का, कि कम से कम 960 पाउंड का जो यूरेनियम जो है ना, उसको ईरान ले गया एनरिचमेंट की 90% के ऊपर, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। 60 वो पहले ले चुका था। अब इसके ऊपर डिटेल से मैं आपसे कल बात करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि बेसिकली ईरान ने जो कमिटमेंट्स की थी 4% यूरेनियम एनरिचमेंट की, जो कि सिविलियन न्यूक्लियर प्लान होता है, उससे किस तरह ये ऊपर गया और कितना बड़ा खदशा अभी भी अमेरिका को है कि जंग इस तरह वो ख़त्म नहीं करेगा जब तक कि इस यूरेनियम एनरिचमेंट का मामला हल नहीं हो जाता। कल तक इजाज़त।